और भी वहाँ पे नॉन टीच फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में मैंने बातें करी, और स्पेशली किस तरह से CPF को GPF में बदला गया है प्रिंसिपल के कन्वेंस से, और जबकि अभी तो हाईकोर्ट के पास सबको आ चुका है, सबका GPF ही होगा, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले इस तरह की इरेगुलरिटी वहां पाई गई, और जो विसल ब्लोअर है नॉन टीचिंग स्टाफ, उसको किस तरह से हरास किया गया। उस समय तक तो उसका सस्पेंशन की बात नहीं आई थी, लेकिन मैंने सुना है कि उसका सस्पेंशन भी हो गया है। और मैंने ये भी कहा कि उसकी सैलरी रोक दी गई है, और उसकी सैलरी जो है वो टीचर जो है वो कंट्रीब्यूट करके उसको दे रहे हैं। तो इरेगुलरिटीज वहां पे जितनी सारी हो रही हैं, और जिस तरह के पॉलिटिकल ये प्रिंसिपल जो अपने रास्ते चलती हैं, और ऑर्डिनेंस का वायलेशन है गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन से होता है, तो इसमें ये बात हमने उठाया। फिर जब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एजेंडा वहां पे आ गया, डूपा का रेजोल्यूशन, और 2 कॉलेज जिसके बारे में आपको राजपाल भाई साहब ने बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें फैक्ट्स हमने पुट किया, क्योंकि पूरे माहौल इस तरह से बनाया गया था एज इफ की चेयरपर्सन जो है वो प्रिंसिपल जो है बहुत ही हैरास हो रहा है चेयरपर्सन के कारण। चेयरपर्सन बहुत इंटरफेयर कर रहा है दोनों कॉलेजेस में, जबकि बात दूसरी है। हम लोगों ने काफी इस पे बहस की, और ये भी बोला कि आप प्रिंसिपल की मनमानी जो है, आप 1-2 घंटा हमारे सुनिए, हम आपको बताते हैं कि क्या है वहां पे, किस तरह से क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। तो वन साइडेड आप पिक्चर नहीं देखो, वन साइडेड पिक्चर नहीं दो। और जबकि पूरा माहौल एक तरफ से बनाया जा रहा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हटा दीजिए, सो दैट कि प्रिंसिपल जो है वो आराम से सो पाएंगे, ये पाएंगे। तो हमारा तो यही स्टैंड था कि वहाँ के टीचर्स भी आराम से सो पाए, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स को कितना हैरेस करते हैं। और तो इसके तहत ये हुआ, जब हमने जिरह किया तो इसके तहत यही हुआ कि 2 चीज हुआ। एक तो वो कह रहे कि हम दोनों को बुला के यूनिवर्सिटी बात करेगी आमने सामने, और दूसरा ये कि एक कमेटी बना दी गई है इसी में, जिसमें मैंने कहा कि मुझे भी इसमें रखिए, और मैं उसकी पार्ट बनी। और भी कुछ लोग हैं, और भी जो लोग हैं वो हैं, और मैं उसकी मेंबर इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि आप एसोसिएशन की रेजोल्यूशन को वहां पे इसी में अब लाने लगे हैं, मतलब इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है। तो डूटा के रेजोल्यूशन को भी तो लाना चाहिए, जो ऑप्शन पे जो रेजोल्यूशन बना है उसको एजेंडा में क्यों नहीं लाया गया है। तो ये इस तरह से फिर स्टाफ एसोसिएशन इतना, जब रेजोल्यूशन हम एक एसोसिएशन का ले रहे हैं, क्यों नहीं हम एजेंडा में बना सकते हैं। उससे हमारी तो बातें होंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का एक इशू एजेंडा में भी था, जॉइंट डायरेक्टर बनाने का, 2 वो प्रोफेसर लेवल का। तो वहां पे हमने ये आर्ग्यू किया कि इसमें से आप इंटरनल को रखिए, कम से कम एक को तो इंटरनल पे रखिए, और इंटरनल का वहां पे प्रोफेसर बने हुए हैं, और वो काफी इमोशनली अटैच्ड हैं, उनको पता है पूरा सिस्टम का। तो वो इस ट्रांजिशन में, और कई सालों से उससे जुड़े हुए, तो वो इस ट्रांजिशन में वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कॉलेज ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में। और उसके जो मैंने तो ये भी कहा कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में पे एक अलग से आप, इतना बड़ा एक कैंपस खुलने वाला है, तो उसमें आप एक अलग से ईसी का मीटिंग बुलाइए, जिसमें उसके सारे, ये क्या कि पीस मील की तरह आज हम ये कर रहे हैं, एजेंडा में ला रहे हैं, अगले दिन हम कुछ दूसरे एजेंडा में लाएंगे। इस तरह से पीस मील तरीके से जो हम कैंपस ओपन लर्निंग की बात करें, को हम स्ट्रेंथन करने की बात करें, तो उसको एक ईसी मीटिंग उस पर बनता है। तो जॉइंट डायरेक्टर वाली बात जो थी वो उसमें वहाँ की जो डायरेक्टर हैं उनको थोड़ा सा, शी साउंडेड हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन। वो बार बार कह रही थी नहीं, जिस फील्ड में एक्सपर्टीज होना चाहिए उसी फील्ड में के लोगों को ही वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर बनाना चाहिए, दूसरे लोग तो संभाल रहे हैं रीजनल सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन वही उसी लॉजिक से जब मैंने वुमेन डेवलपमेंट स्टडी सेंटर में बोला कि वुमेन डेवलपमेंट स्टडी सेंटर के डायरेक्टर को तो एक रिसर्च का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है। और दूसरी बात है सोशल साइंस का, उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए सोशल साइंस का,
इफ नॉट जेंडर स्टडीज का, तो एक साइंस के टीचर को वहां पे क्या काम है, वो डायरेक्टर बन गए हैं। और भी बहुत सारे उसमें और भी है कि एक वन पर कितने सारे पोस्ट एक आदमी होल्ड कर सकता है। दूसरी बात है, सीओएल कैंपस ओपन लर्निंग में एक एजेंडा आइटम ये आया हुआ था कि यहाँ भी हम इंटरनल असेसमेंट शुरू करें। इंटरनल असेसमेंट केवल कैंपस और ओपन लर्निंग में ना शुरू करें, बल्कि हम एनसी वेब में भी शुरू करें इंटरनल असेसमेंट। उस पर भी हमने बोला कि क्या यहाँ पे भी सीयूईटी वाला हाल होगा, वो भी एकेडमिक सेशन 2022-23 से मतलब आने वाला। यहाँ भी आप पहले प्रिपरेशन ना करेंगे और शुरू कर देंगे इंटरनल असेसमेंट, तो वो डायरेक्टर बोल रही थी कि उस इंटरनल असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन किस तरह से होगा। लेकिन जबकि हम लोग सब जानते हैं कि कैंपस और ओपन लर्निंग में किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, और वो या एनसी वेब में किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, और इन पे इंटरनल असेसमेंट का, और वो भी ऑनलाइन मोड में इंटरनल असेसमेंट आप देंगे तो कितने बच्चे जो हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट दे ही नहीं पाएंगे। उनके पास तो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पहले वो मुहैया कराइए तब हो सकता है। तो हमने तो अपील किया कि इसको अभी आप डिफर कीजिए 1 साल, और उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक से सुधारिए, कैंपस ओपन लर्निंग को बनाइए। और कैंपस ओपन लर्निंग का एक ये भी बात हो रहा है कि बिना नोटिफिकेशन के, ये भी हमने उठाया कि डिपार्टमेंट खोल दिया है IEEE में, और वहां पे टीचर्स की ही कमी है, कुछ एडहॉक टीचर्स को उन्होंने अपॉइंट कर लिया है, टीचर्स की कमी है, और खोल रहे हैं डिपार्टमेंट लाइक मैनेजमेंट, टेक्निकल टाइप, फाइनेंशियल, बिजनेस एंड ऑल। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं कैंपस हमने उठाया। फिर एरियर्स, जो बहुत सारे प्रमोशन हो गए हैं लेकिन एरियर्स नहीं मिल रहे हैं कॉलेजेस में, एरियर्स नहीं मिल रहे हैं। प्रिंसिपल्स लोग कह रहे हैं कि हम यूजीसी को लिखेंगे, यूजीसी हमें देगी फिर से पैसे तो हम देंगे। तो इस तरह से कॉलेजेस, कई कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस, मुझे लगता है मेजॉरिटी कॉलेजेस में ये एरियर जो है रुका हुआ है टीचर्स का प्रमोशन होने के बाद भी, ये भी हमने उठाया। दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जो अभी जो फंडिंग प्रॉब्लम है, उसको भी ईसी के माध्यम से रिजॉल्व करने के लिए हमने आवाज उठाई, और ये बताया कि क्या स्टेटस है कॉलेजेस में, वहां भी एरियर्स बहुत सारे, और प्लस मेडिकल बिल सारे पड़े हुए हैं, और सैलरी वगैरह के लिए भी एडिक्वेट फंड नहीं है, तो ये हमने उठाया। मेडिकल स्कीम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्कीम की बात करी कि परमानेंट जो यहाँ पे जो हमारे जो प्रेजेंट मेडिकल स्कीम है, जिसमें इन पैनल जो हॉस्पिटल्स हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं अच्छे अच्छे। अभी रिसेंटली मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स निकल गया, और ये क्या होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जो रीइंबर्समेंट होता है कॉलेजेस के थ्रू जाता है, तो वो वहां इन हॉस्पिटल्स में पैसे नहीं पहुंच पाते हैं समय पे, तो इसलिए इस कारण ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्पैनलमेंट से वो हट रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि आप इसको पहले सेंट्रलाइज्ड रीइंबर्समेंट का कोई सिस्टम कीजिए, और नहीं तो सीजीएचएस, कोई दूसरा ब्रॉड स्कीम जो कि ज्यादा अच्छा हो, उसके बारे में कोई कमेटी बना के हम सोच सकते हैं कि किस तरह से इसके मेडिकल स्कीम को सुधारा जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिटायर्ड टीचर्स जिसको कि मेडिकल सुविधाएं और भी जरूरत होती है, रिटायर्ड टीचर्स, अभी हाल में क्या हुआ है कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस का जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया है रिटायर्ड टीचर्स के लिए। तो उसके लिए उसको हमने संज्ञान में लाया और बोला कि इसको आप नलिफाई कर सकते कीजिए, और ये उनको सबसे ज्यादा जरूरत उनको ही मेडिकल की होती है, और क्योंकि हमारा जो SOL मेडिकल का भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो बताया। हिंदी मीडियम कार्यान्वय, डॉक्टर अश्वनी रिटायर्ड है, उनके वार्ड कोटा, फिर कंपैशनेट ग्राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट, मोर इंक्लूसिव, ई टेंडरिंग को हटाने के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, ई टेंडरिंग में अभी क्या करते हैं, लैब असिस्टेंट वगैरह को ये आउटसोर्स कर रहे हैं, कंपनी से दे रहे हैं। तो ये बहुत संभावना है कि आज तो लैब असिस्टेंट को ला रहे हैं कंपनी से, कल टीचर्स को भी लाएंगे किसी कंपनी से, टेक कंपनी तो बहुत खुली हुई है। तो ये इसके विड्रॉल की हमने मांग की, जीएसटी इंक्रीमेंट। अच्छा, ये बताया कि पिछले मीटिंग में हमने बताया अर्न लीव
के लिए बोला था कि अर्न लीव वेकेशन में जो अर्न लीव है उसको आप टीचर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए कमिटी बनी थी। उसके बाद उन्होंने एक और चीज उन्होंने क्या की, कमिटी बना दिया है कि 0 आवर में जो हम मामला उठाते हैं वो कमिटी में जाएगी, कमिटी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो उसी में इन्होंने वो एक्शन टेकन रिपोर्ट में भी मेंशन है। नोशनल इंक्रीमेंट हमने उठाया था पिछली बार जोर शोर से, तो और उन्होंने उसको भी कमिटी में रिजोल्यूशन के लिए डाला है। इनर सीनियोरिटी, पीएचडी इंक्रीमेंट, ये बहुत सारी चीज जो है वो हमने बताया था पिछले इश्यूज, इनको इन्होंने कमिटी में डाला है। तो हमने पूछा कि इस कमिटी का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट अभी क्या, आप हमें बताइए, हो सकता है कि अगली मीटिंग में हमें कुछ इसके बारे में पता चले कि क्या हुआ। फिर बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसपे जो भी इरेगुलरिटीज थी फाइनेंशियल, वो सब हमने, जो हमें समझ में आया और जो हमें बताएंगे, वो जो हमें पढ़ के लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए, वो भी हमने उठाया। बिल्डिंग कमेटी में हमने ये भी पूछा कि आपने तो हेफा हमारे डायसेंट के हुआ, उसके बावजूद हिफा के और आप बढ़ चले, तो आपको हिफा से कितना पैसा मिला और क्या रिसोर्सेज है, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अब इस दिशा में बढ़ रही है कि 2 कंपनी फ्लोट कर रही है फंड रेज करने के लिए। एंडाउमेंट फंड के बारे में हमने पूछा, अब फंड रेज करने के लिए एक तो इन्होंने डाल दिया उद्मोदिया फंड, ये एक कंपनी करके जो कि बच्चों को स्टार्टअप कल्चर करेगी, सीआईसी के अंडर में इन्होंने किया है। और हमें डर है कि एंडाउमेंट फंड और जिस तरह से गाइडलाइंस आया है उसके थ्रू तो कॉर्पोरेटाइजेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में और प्राइवेटाइजेशन होगा, ये हमने अपना जाहिर किया। और इसमें एक वाइस चांसलर इंटर्नशिप और बिल्डिंग कमेटी में हिफा में हमने पूछा कि क्यों, कि क्या आया, तो हमें यही पता चला कि अभी तक कोई पैसा नहीं, फंड क्रंच है, पैसे नहीं आए हैं। लेकिन एस्टिमेट्स इतने सारे हैं, बिल्डिंग के इतने एस्टिमेट्स इस बार पास किए गए हैं, बिल्डिंग कमेटी के बहुत सारे एस्टिमेट्स पास किए गए हैं। उसमें जेल गुप्ता सर ही ज्यादा बोलेंगे, वो फाइनेंस कमेटी के रहे, फाइनेंस के मामले छोटे, लेकिन हमने इसी में काफी फाइनेंशियल रियलिटी होती है जो राजपाल भाई साहब ने बताया है। एक वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम आया, उसी समय एजेंडा आया। ये हम हमेशा ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप हमें समय से एजेंडा, क्योंकि रेड बुक में लिखा हुआ है कि 7 दिन पहले सारा एजेंडा दिया जाए, सो दैट कि हम और अच्छा से पढ़ के जाए। अब ये क्या करते हैं कि 1 दिन पहले एक एजेंडा डाला, फिर उसी समय एक एजेंडा डाला, एडिशनल एजेंडा डाला, और उसमें एक था वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम जो 200 स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा, डीएसडब्ल्यू के थ्रू था। उसका फंडिंग कहाँ से आएगा, तो शायद उसमें एक स्टूडेंट्स का ही, तो ये 100 रुपया लेते हैं, तो उसी से उनकी फंडिंग होगी पहले 200, उसके बाद भी आगे बढ़ाया जाएगा। एक और इन्होंने इसी में NIRF रैंकिंग, यूएस रैंकिंग में जैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नीचे रैंक हो रहा है, तो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से हम रैंक को सुधार सकते हैं। तो उसमें मेजर एम्फेसिस यही था कि रिसर्च, तो रिसर्च के, और रिसर्च का ग्रांट ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स को है, और यहाँ पे रिसर्च किस तरह से रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ेगा, या रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है, ये सब तो लैकिंग है। और तो यही जनरली ये सारे मुद्दे थे, और बहुत सारे जो इश्यूज हमने उठाया है 0 आवर्स में, कुछ हो सकता है कि छूट भी गया हो, क्योंकि जब बोलते हैं तो एक बार एजेंडा ही देख लेती हूँ। हाँ, एक और बहुत बड़ा इशू था, एक टीचर सीनियर प्रोफेसर है, उनके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में उनका रीएम्प्लॉयमेंट के लिए आया हुआ, लेकिन सिंस हम लोग रीएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के खिलाफ हैं, और भी जो भी रीजन रहा हो, तो इसमें हमारा स्टैंड साफ था। यहाँ पे उनका विड्रॉल हो गया, और ऐसे हम लोग रीएम्प्लॉयमेंट के केस को, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट केस को हम लोग नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि हमें
देखना है कि हम एडहॉक टीचर्स के जो राइट्स हैं उसको हनन ना हो, उनके पोस्ट जो है वो कटे नहीं। तो इसीलिए ये है। और उसके बाद ये विड्रॉ किया गया। फिर ये और रीएम्प्लॉयमेंट का गाइडलाइंस को भी फॉर द टाइम बीइंग डिफर किया गया है, मतलब मैं इसको हमेशा मुझे डिफर कर दिया गया। दैट्स इट। ये सारे इश्यूज हैं और